ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हमारी वास्तविक गरीबी यह है कि हम दूसरों को सुधारने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं और खुद को सुधारने की अल्प से अल्प। ये आप देखिए, किसने कहा है? शेक्सपियर ने कही है ये बात। समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर संकट। अब आप देखते हैं कि समुद्र भी संकट से गुजर रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये आप देखें, केरल के तटीय क्षेत्र में लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के डूबने से उसमें रखे कंटेनर बहकर तट पर आ गए और इन कंटेनरों से दूर रहने की मुनादी पिटवा दी गई। और दक्षिणी कोल्लम और तटीय अलप्पुझा जिलों में तटों पर ऐसे 10 कंटेनर बहकर आए हैं और यह जहाज पलटने के बाद डूब गया था और इस कारण बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव होता रहा और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेल बहने के कारण पूरे राज्य में सजग रहने की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि यह परिस्थिति के लिहाज से केरल के संवेदनशील तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। और भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार डूबे हुए जहाज के टैंकों में 84.44 मैट्रिक टन डीजल और 367.1 मैट्रिक टन फार्नेस ऑयल था और इस जहाज में कुल 643 कंटेनर थे, जिनमें से 73 कंटेनर खाली थे और 13 कंटेनरों में खतरनाक सामग्री लदी हुई थी। इस सामग्री में कैल्शियम कार्बाइड भी शामिल था। यह कोई भी पहली घटना नहीं है, दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। केरल को देखना है तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है, केरल है ये। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। ये आपको अरब सागर दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और प्राकृतिक गैसों के लगातार बढ़ते उपयोग से पैदा हो रहा है प्रदूषण समुद्र की परिस्थिति तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक अनुमान के अनुसार इससे भारत को लगभग 200 अरब रुपए का सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों का समुद्री जल में रिसाव और बढ़ते औद्योगिक कचरे के दुष्परिणाम समुद्री जीवों और मछुआरा समुदाय को सबसे ज्यादा झेलने पड़ते हैं। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में समुद्री जल में पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव और औद्योगिक कचरे से पर्यावरणीय संकट लगातार बढ़ रहा है। आए दिन समुद्री तल पर हजारों मीट्रिक टन तेल फैलने और आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यदि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट पर गौर करें तो केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल से उत्पन्न प्रदूषण के कारण झींगा और अन्य मछलियों का उत्पादन 25% कम हो गया है। कुछ वर्ष पहले डेनमार्क के बाल्टिक बंदरगाह पर 1900 टन तेल के फैलाव के कारण प्रदूषण संबंधी बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी। इक्वाडोर के गैलापैगोस द्वीप समूह के पास समुद्र में लगभग 6.5 लाख लीटर डीजल और भारी तेल के रिसाव से समुद्री जीवों के लिए जोखिम पैदा हो गया था। टैंक से लगभग 2000 मैट्रिक टन हानिकारक रसायन इकोनाइट्रल ACN फैल जाने से तटवर्ती इलाकों के लोगों का जीवन में भी संकट में पड़ गया था। और इससे ठीक पहले कांडला बंदरगाह पर भी समुद्र में फैले लगभग 3 लाख लीटर तेल से जामनगर के पास कच्छ की खाड़ी के उथले पानी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जीव जंतुओं की कई प्रजातियां मर गई थी। और इसी तरह टोक्यो के पश्चिमी तट पर 317 किलोमीटर की पट्टी पर तेल के फैलाव से जापान के तटवर्ती शहरों में हाहाकार मच गया था। और रूस में बेलाय नदी के किनारे बिछी तेल पाइपलाइन से 150 मैट्रिक टन तेल के रिसाव से क्षेत्रवासियों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया था। सैन जुआन जहाज के कोरल चट्टानों से टकरा जाने के कारण अटलांटिक तट पर करीब 30 लाख लीटर तेल का रिसाव होने से समुद्री जीव प्रभावित हुए थे। मुंबई के पास भी लगभग 1600 मैट्रिक टन तेल का रिसाव हुआ था और बंगाल की खाड़ी में क्षतिग्रस्त टैंकर ने निकोबार द्वीप समूह में तबाही मचा दी थी। ये सब आप देख रहे हैं कि ये जानकारी दे दीजिएगा, ये सब आंकड़े बता दीजिएगा जब आप लोग अगर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। और इससे समुद्री जीवों का नुकसान हुआ था और वहीं यहाँ रहने वाली जनजातियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लाइबेरिया के एक टैंकर से 85,000 मैट्रिक टन तेल रिसने से स्कॉटलैंड में बड़ी संख्या में पक्षियों को नुकसान हुआ था और समुद्र में भयावह रूप से तेल का फैलाव अलास्का में हुआ था। यह रिसाव प्रिंस विलियम साउंड टैंकर से हुआ था और इस तेल के फैलाव का असर 6 माह तक रहा था।
इस दौरान क्षेत्र में 35,000 पक्षियों सहित 15 व्हेल मछलियां मरी पाई गई थी। हालांकि इस घटना का असर खाड़ी युद्ध में सद्दाम हुसैन के शासन द्वारा समुद्र में छोड़े गए तेल से कम था। यह तेल इसलिए छोड़ा गया था कि कहीं यह अमेरिका के हाथ न लग जाए। एक अनुमान के मुताबिक इस कच्चे तेल की मात्रा 110 लाख बैरल थी और इस तेल के बहाव ने फारस की खाड़ी में जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचाया था और इससे पैदा हुए प्रदूषण का असर मिट्टी, पानी और हवा तीनों पर रहा। जानकारों का मानना है कि इराक युद्ध का पर्यावरण पर बड़ा दुष्प्रभाव हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल दुर्घटना से भी ज्यादा था। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार एस.के. चोपड़ा ने कुछ समय पहले इस चौंकाने वाली जानकारी दी थी। उनके मुताबिक अकेले पेट्रोलियम पदार्थ के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति उठानी पड़ती है और तेल के रिसाव से जो मिट्टी का क्षरण होता है वह नुकसान करीब 200 अरब रुपए का है, जो कुल कृषि उत्पादों का 11 से 26% है। गौरतलब है कि भारत अपनी कुल पेट्रोलियम जरूरतों की आपूर्ति का करीब 70% तेल आयात करता है। दुनिया में अभी करीब 164.4 करोड़ वाहन हैं और इनमें डीजल पेट्रोल का उपयोग प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद लाखों टन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन हर वर्ष वायुमंडल में बढ़ जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से सालाना करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो ओजोन परत के लिए खतरा बन रहा है और विकसित देश वायुमंडल प्रदूषण के लिए 70% जिम्मेदार हैं, जबकि विकासशील देश 30%। और पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से उत्पन्न प्रदूषण फेफड़ों का कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक, हृदय रोग, अनेक त्वचा संबंधी रोगों का कारण बन रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर के मरीजों की संख्या में 80% रोगी वायुमंडल में फैले विषैले रसायनों के कारण पीड़ित होते हैं। और दिल्ली में आप देखिए फेफड़ों के मरीजों की संख्या कुल आबादी का 30% है, जो दूषित वायु के शिकार हैं। कहने का मतलब अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तभी कैंसर नहीं हो सकता है। आप जहरीली हवा भी ले रहे हैं तब भी कैंसर हो सकता है। यहाँ अन्य इलाकों की तुलना में सांस और गले की बीमारियों के रोगियों की संख्या 12 गुना अधिक है। विश्व बैंक ने जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की कीमत 110 रुपये प्रति व्यक्ति आंकी, जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। समुद्री खाद्य पदार्थों पर पेट्रोलियम अपशिष्टों का असर भी पड़ता है। अनजाने में लोग इन्हीं जीवों को आहार बना लेते हैं। बहरहाल लगातार बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों की खपत और समुद्री जहाजों की दुर्घटनाओं से फैला तेल वायुमंडल तथा मानव जीवन को संकट में डालने का कारण काम कर रहे हैं। और आप सोचिए अगर कोई इस तरह का प्रदूषणकारी कोई भी आप देखते हैं तत्व रहता है, उसे अगर मछली खाती है, मछली को फिर लोग भी खाते हैं। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के संस्थानों के बारे में भी याद रखा करिएगा। लुप्त होती लोक संस्कृति, हमारे गांव बदल रहे हैं और यह बदलाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। सड़क और रेल मार्गों से जुड़ जाने पर गांव में न सिर्फ संपर्क बेहतर हुआ है बल्कि जीवन शैली और ग्रामीण परिवेश भी बदला है। गांव में बिजली आई जो अपने साथ रोशनी तो लाई ही, टीवी जैसे उपकरणों का माध्यम बनी। सड़क और बिजली ने गांवों को शहरों के समानांतर खड़ा होकर बराबरी की ओर बढ़ने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभाई है। अब गांव ऐसे नहीं रहे जैसे 3-4 दशक पहले थे। यकीनन इस बदलाव को सकारात्मक और विकासोन्मुख कहा जाने लगा चाहिए। गांव के लोगों को भी साधन संपन्न जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना शहर के लोगों का, लेकिन बदलाव हमेशा अपने साथ कुछ अवांछित संदर्भ भी लाता है। ये संदर्भ कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारक बन जाते हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर ले जाते हैं। गांव में बिजली आई तो रोशनी के साथ दुष्प्रभाव भी लाई और जिसके अंधेरे में गांव की लोक संस्कृति लुप्त होने लगी। और बिजली ने गांव के लोगों की जीवन शैली ही नहीं बदली बल्कि उनकी सोच में भी बदलाव ला दिया। टीवी ने ग्रामीण जीवन की खिड़की शहर और बड़े नगरों की तरफ खोल दी और रही सही कसर मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी कर दी। ग्रामीण जीवन इससे काफी प्रभावित हुआ। आधुनिकता की होड़ में लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर होते गए। पर्व त्योहारों से लेकर मांगलिक कार्यक्रमों में भी आधुनिकता इस कदर हावी हो गई कि लोग अपनी परंपराओं को बीते जमाने की बात समझने लगे। एक समय गांव में हर छोटे बड़े पर्वों से लेकर विभिन्न मौसमों के भी गीत गाए जाते थे। लोग मौसम को सिर्फ आबो हवा में परिवर्तन की वजह से ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क से भी महसूस करते थे। लोकगीत संगीत लोगों को पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करते
हैं, लेकिन बदलते समय ने सब कुछ बदल दिया। अब फाग, चैती, बैसाखी, कजरी, बारहमास, झूला गीत सुनाई नहीं पड़ते हैं और नई पीढ़ी इनकी मिठास से वंचित हो रही है। यही नहीं, गांव में विभिन्न पर्व त्योहारों, खास अवसरों पर आयोजित होने वाले लोक नाटक भी आधुनिकता की भेंट चढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो त्योहार होते थे ना, ये सबको एक करने के, जोड़ना का एक तरह से पर्व हुआ करते थे। आजकल लेकिन देखिए आप लोग, वो गांव भी है तो वहां भी एक दूसरे में बोल चल रही है, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लोक नाटकों का स्थान ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया। लोक नाटक सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, बल्कि आप देखते हैं कि सामाजिक समरसता में भी इनकी बड़ी भूमिका होती थी। नाटक का मंच सामाजिक सद्भाव का मंच होता था। आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग आज बहुत आगे निकल गए हैं और पारंपरिक रीति रिवाज व लोक संस्कृति पीछे छूट गई है। गांव की पाठशाला में बहुत पहले चक चंदा होता था। हालांकि उस समय और आज के शिक्षा व्यवसाय में आमूल परिवर्तन हो चुका है। तब ज्यादातर स्कूल सरकारी नहीं थे और पाठशाला के गुरुजी को जीविकोपार्जन के लिए उनके शिष्यों से मिलने वाली गुरु दक्षिणा पर भी आश्रित रहना पड़ता था। भाद्रपद चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक चक चंदा गांव में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जिसमें विद्यार्थी घर घर जाकर गणेश वंदना करते थे और चक चंदा मांगते थे और यह चंदा गुरुजी को आदर के साथ दे दिया जाता था। इससे गुरु का जीविकोपार्जन होता था और चकचंदा को सिर्फ गुरुजी की दक्षिणा के लिए मांगे जाने वाले लोक और पारंपरिक पर्व के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह पूरे गांव को समन्वित कर एकता के सूत्र में जोड़ता था। यह सही है कि आज गांव में सरकारी स्कूल और शिक्षक सरकारी मुलाजिम हैं, कोचिंग संस्थान और निजी स्कूल भी खुल गए हैं। निजी शिक्षण संस्थानों को चकचंदा की राशि नहीं बल्कि भारी भरकम ट्यूशन शुल्क चाहिए है। और इसी तरह भाई बहनों के अटूट प्रेम का एक पर्व समाज चकेवा। महिलाएं इस पर्व में पारंपरिक मैथिली परिधान पहनकर समाज चकेवा नृत्य करती और इसी तरह विदापद नाच और जीतिया नाच जैसे पारंपरिक उत्सव अब अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। ढोलक की जोरदार ताप के साथ वीर रस से सराबोर आला गायन भी अब पुराने जमाने की बात हो गई है। रामलीला भी अब अतीत के अंधेरे में गुम होती जा रही है। कुछ दशक पहले गांवों में हर वर्ष नियमित रूप से रामलीला मंडली आती थी और 2-3 हफ्ते तक लोग इसका लुत्फ उठाते थे और मगर टीवी ओटीटी की चकाचौंध के आगे गांव की रामलीला अब लोगों को उबाऊ लगने लगी है। और इसी तरह गांव का बिरहा और कठपुतली नाच भी अब बीते जमाने की बात हो गई। आज पीछे मुड़कर देखने से यह सहज एहसास होता है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपने रीति रिवाजों और लोक परंपराओं से इतना दूर हो गए हैं कि अब लौटकर उन्हें अपनाना आसान नहीं है। पर जिन लोक परंपराओं में सांसें बाकी हैं उन्हें नया जीवन देने की कोशिश अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि जब लोक संस्कृति है तभी लोक जीवन में राग और रंग और उमंग रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। इसकी पीडीएफ अब आपको मिल जाती है, तो ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। लापरवाही की परतें। अहमदाबाद में पिछले सप्ताह एक एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके बाद बीते रविवार को केदारनाथ के पास श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई। और उसी दिन 242 हज यात्रियों को लेकर जिद्दा से लखनऊ पहुंचे सऊदी एयरलाइंस के एक विमान के उतरते समय उसके पहियों से धुआं निकलने की घटना हुई। सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण वापस हांगकांग जाना पड़ा और इन सभी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उड़ान परिचालन के नियमों और दिशा निर्देशों में कहीं कोई खामी है या फिर इनका पालन करने में कोताही बरती जा रही है? और इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से लेकर विमान कंपनियों की ओर से धरातल पर पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? और उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। पुलिस में दर्ज मामले में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक का प्रथम स्लॉट आवंटित किया गया था, जबकि यह दुर्घटना उससे पहले ही सुबह 5:30 बजे हुई थी। और अगर यह दावा सही है तो साफ है कि हेलीकॉप्टर ने तय समय से पहले ही उड़ान भर ली थी और उस दिन आप देखिए सुबह से ही धुंध छाई हुई थी और उड़ान भरने से पहले मौसम की स्थिति को ठीक से नहीं जांचा गया। कोई दो राय नहीं है कि चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक हैं, खासकर बच्चों व
बुजुर्गों को, और जिसके लिए यात्रा मुश्किल भरी होती है। मगर हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी राज्य व केंद्र सरकार पर भी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे के बाद कहा कि चारधाम में सेवा दे रहे पायलटों के हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान अनुभव की जांच होगी। मगर सवाल यह भी है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही एहतियाती तौर पर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। और इस साल चारधाम मार्ग पर हादसे या हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारने की यह 5वीं घटना है। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंग नानी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी ही एक भयावह घटना रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जहां इंद्राणी नदी पर बना लोहे का एक पुल ढह गया और इस पुल को जिला प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया था और चेतावनी बोर्ड भी लगाए थे। पर क्या सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाने से सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अगर वह जीर्णोवस्था में था तो पर्यटकों को वहां जाने पर पूर्ण रोक क्यों नहीं लगाई गई? किसी भी स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी ना हो। हमारे यहाँ तो देखिए लीपापोती की जाती है। आपने देखा होगा कोई बड़ी दुर्घटना होती है, फिर हाहाकार मच जाता है, बड़ी बड़ी कमेटियां बनाने की बातें होती हैं, जांच बैठाने की बातें होती हैं। बाद में यही मालूम नहीं चलता है कि उसमें जिम्मेदार कौन था, उस जांच से हम लोगों ने उस दुर्घटना से क्या सीख ली है। और मुझे तो ऐसा लगने लगा कि लोगों का मरना एक नीति सी बन चुका है। अरे ठीक है, मरे हैं तो हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतने मरे उतने मरे। दुनिया को संदेश, भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट करना चाहता है। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का यह कहना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को एकजुट करने का यही अवसर है। उन्होंने यात्रा के पहले चरण में साइप्रस को चुना कर पाकिस्तान के मित्र तुर्की को एक तरह से कूटनीतिक संदेश दिया। दरअसल भारत और साइप्रस के मसले लगभग एक जैसे हैं। तुर्की ने साइप्रस के बरोसा शहर पर ठीक उसी तरह से कब्जा कर रखा है जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर। क्रोएशिया की यात्रा में साइप्रस को शामिल करने के पीछे भारत की अपनी रणनीति है। गौरतलब है कि साइप्रस और भारत की समान वैश्विक चिंताएं हैं, आतंकवाद के खिलाफ भी उनका समान रुख है। दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध का युग नहीं है। कोई दो मत नहीं है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे संघर्ष को संवाद से ही टाला जा सकता है। भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विश्व को यही संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी यात्रा में सबसे अहम पड़ाव कनाडा, जहां G7 शिखर सम्मेलन में उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष बताने के साथ वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएं पर भी विचार करने का अवसर मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री की यह पहली उपस्थिति है। सम्मेलन में साझेदार देशों से संबंध प्रगाढ़ करने के साथ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा से भारत के लिए नई राह खुलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे से कनाडा से संबंध सुधरने की उम्मीद है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे और जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। शिखर सम्मेलन में भारत को न्योता देकर कनाडा ने वैश्विक कूटनीति को प्राथमिकता दी है। वह जानता है कि भारत उभरती ताकत है और उसने के बिना सात देशों का विशेष समूह अधूरा है। चलिए G7 के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप 7 की बात हो रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता है? इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। 1975 में देखिए 1973 25 मार्च को इसमें आप देखते हैं कि लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 1975 में फर्स्ट G6 समिट हुआ था। पहले 6 मेंबर थे इसमें, तो उसी की बात हो रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये पाकिस्तान, ईरान है, देख रहे हैं आप लोग। और ये तुर्की आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए सऊदी अरब है, ईरान देख ही रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए ग्रीस देख रहे हैं, इजराइल है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब देख रहे हैं या नहीं देख रहे? ये साइप्रस है, देख लीजिए। भूमध्य सागर देख ही रहे हैं, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ये अरब सागर देख रहे हैं। ये कनाडा है आपका।